ओके, नाउ राइट डाउन हेडिंग डिज़ाइन ऑफ राइजर। डिज़ाइन ऑफ गेट तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ गेट तक हम लोग कर चुके हैं। तो नाउ राइट डाउन हेडिंग डिज़ाइन ऑफ राइजर। राइजर को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, ठीक है। तो उसमें पहला हेडिंग डालो सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर कास्टिंग। सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर कास्टिंग क्यों? क्योंकि हम लोगों ने राइजर के बारे में पहले ही बात की थी। राइजर का मेन पर्पस क्या है कि जब कास्टिंग में सॉ कास्टिंग में फर्स्ट टू स्टेज का श्रिंकेज हो, तब ये जो राइजर है इसको लिक्विड मेटल सप्लाई करना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पे कूलिंग की वजह से यहाँ पर श्रिंकेज होगा, श्रिंकेज, तब इसको लिक्विड मेटल सप्लाई करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक बात की थी कि कास्टिंग के सॉलिडिफाई होने के बाद में राइजर को सॉलिडिफाई होना चाहिए। अगर ये पहले ही सॉलिडिफाई हो गया, इससे ज़्यादा हीट, लेट्स से हीट, इसका डिसिपेशन रेट अगर हाई है, ये पहले ही सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो जब इसमें श्रिंकेज होगा तो ये लिक्विड मेटल को सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो पर्पस ऑफ राइजर हमारा फुलफिल नहीं हो पाएगा। व्हाट द पॉइंट और नॉट? तो इसके लिए हमें पहले ना सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर कास्टिंग इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कास्टिंग का सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या है, ठीक है। और फिर अपन जो राइजर को डिजाइन करेंगे उसको इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर राइजर मस्ट बी ग्रेटर देन दी सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग, तब ही इसको बेटर डिजाइन और सुटेबल डिजाइन ऑफ राइजर माना जाएगा। तो पहले हमें स्टडी करना है कि सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर कास्टिंग कैसे फाइंड किया जाए, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल अप्लाई फॉर द राइजर ऑल्सो। तो यहाँ पे लिखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कोरिनोव्स प्रिंसिपल, the solidification time depends upon the ratio of volume and surface area, as solidification time is proportional to volume of the casting upon surface area of the casting। सरफेस एरिया इसमें वो लिया जाएगा जिससे हीट ट्रांसफर होगा, है ना। इंसुलेटेड वाला एरिया काउंट नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है वो इक्वल टू मिलेगा के डैश आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और v बाई ए एस का हो जाएगा होल स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड योर कोरिनोव्स प्रिंसिपल, ओके, ये याद रखना है। तो v इज द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, ए एस इज द सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग। जैसे मान लो कास्टिंग सिंपली ऐसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक टाइप का है, तो इसका पूरा वॉल्यूम, और एरिया ये वाला सरफेस एरिया, ऑल 6 फेसेस, है ना, ऑल 6 फेसेस। अगर किसी क्वेश्चन में बोलता है कि कोई एक फेस इंसुलेटेड कर दिया गया, तो उसका सरफेस एरिया फिर काउंट नहीं होगा। हेडिंग पॉइंट और नॉट? तो सरफेस एरिया वो काउंट करना है जिससे हीट ट्रांसफर या डिसिपेट हो रहा हो। अगर ऑल 6 फेसेस से हीट ट्रांसफर डिसिपेट हो रहा है तो हम सारे 6 फेसेस का एरिया ही सरफेस एरिया में काउंट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यहाँ पे लिख दो, हियर V is the volume of कास्टिंग और मेल्ट, है ना, स्टार्टिंग में लिक्विड फेज में रहेगा ये, मेल्ट इन दी कैविटी,
in the cavity. Second, AS is the uninsulated surface area of casting. K dash is called solidification time constant. Solidification time constant, और इसका यूनिट होगा सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में. इसमें होगा सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में. इसको मोल्ड कांस्टेंट भी बोलते हैं. इसको मोल्ड कांस्टेंट भी बोलते हैं. एंड ये जो के डैश है ये डिपेंड करता है, ऐसे लिख दो, के डैश डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट टाइप ऑफ मेल्ट मटेरियल. टाइप ऑफ मेल्ट मटेरियल. सेकंड, टाइप ऑफ मोल्ड मटेरियल, क्योंकि जो मोल्ड सैंड होगा उसके थ्रू ही हीट बाहर जाएगा, तो उस पर भी डिपेंड करेगा ये टाइम कांस्टेंट. हो गई. तीसरा, मोल्ड मेटल रिएक्शन. तो अगर कोई रिएक्शन होती है बिटवीन द मटेरियल ऑफ मोल्ड एंड द मोल्टन मेटल, ठीक है, या ऐसे लिख दो, मोल्ड एंड मेटल रिएक्शन. मोल्ड एंड मेटल रिएक्शन, एंड यहाँ पे लगा दो. ठीक है, तो ये हुआ. सो हमारा अकॉर्डिंग टू कोरिनोव्स प्रिंसिपल जो सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर कास्टिंग है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, और उसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है के डैश, दैट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन टाइम कांस्टेंट और मोल्ड कांस्टेंट. इसका यूनिट होगा सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में. अभी ये जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है ये और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जैसे कंडक्टिविटी, ठीक है, या कहें अल्फा हम लोग स्टडी करते थे हीट एंड मास ट्रांसफर में, जो कहलाता था थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, इस पे डिपेंड करेगा, है ना. हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, इन पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर कंडक्टिविटी हाई है तो हीट ट्रांसफर रेट हाई होगा. कंडक्टिविटी हाई है तो हीट ट्रांसफर रेट हाई होगा, तो सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होगा, लो होगा. गेटिंग पॉइंट और नॉट. तो ये जो टीएस है वॉल्यूम ऑफ और सरफेस एरिया पे तो डिपेंड करता ही है, बट ये और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो यहां पे लिखो, सेकेंड, द सॉलिडिफिकेशन टाइम TS also depends upon the heat transfer rate. हीट ट्रांसफर रेट. तो हीट ट्रांसफर रेट जितना हाई होगा सॉलिडिफिकेशन टाइम उतना कम होगा. तो यहां से वी विल सी कि जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी के. कंडक्टिविटी के हाई होगा तो टीएस लो होगा, और देखा गया टीएस विल बी प्रोपोर्शनल टू हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल. सी या सीपी जो है दिस इज हीट कैपेसिटी, चाहो तो सीपी करके इसको नोट कर सकते हो. नेक्स्ट, TS is also proportional to 1 upon अल्फा. अल्फा होता है थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी. थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी जितनी हाई होगी TS उतना लो होगा. हीट कैपेसिटी हाई होगी TS उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि जो कास्टिंग है उसका अगर CP हाई होगा तो उसका हीट को स्टोर करने का कैपेसिटी हाई होगा. CP क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर केजी, है ना, वो स्पेसिफिक हीट होता है.
ये स्पेसिफिक हीट टोटल मान लो आप मास इनटू स्मॉल सीपी, तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट को स्टोर कर रखा होगा उस कास्टिंग में, तो जितना ज़्यादा हीट को स्टोर करेगा उसको सॉलिडिफाई होने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, बट के और अल्फा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। अल्फा क्या होता था अपना, थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी होता था के अपॉन रो सीपी। क्लियर हुई बात? तो दिस इज हाउ the solidification time also depends upon these things, where K है अपना thermal conductivity, this K is thermal conductivity, ऊपर जो K था वो एक्चुअली K डैश था, ठीक है ना। Cp is specific heat and rho is the density of melt, ये ऑफ मेल्ट, ऑफ मेल्ट मतलब कास्टिंग का जो मटेरियल है, मेल्ट मतलब कास्टिंग का जो मटेरियल है, कास्टिंग भी लिख सकते थे, ठीक है ना। एंड अल्फा वी नो के अपॉन रो सी पी, दिस इज कॉल्ड थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी अगर हाई होगा तो सॉलिडिफिकेशन टाइम लो होगा, हीट उतना इजीली डिफ्यूज कर पाएगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो ये बातें हो गई। अभी हमारा टारगेट है राइजर को डिजाइन करना, तो कास्टिंग का जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है उससे राइजर का सॉलिडिफिकेशन टाइम ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। तो राइजर को डिजाइन करने के लिए यहां पे लिखो थर्ड पॉइंट, सिंस द पर्पस ऑफ riser is to compensate first two stages of shrinkage, first two stages of shrinkage. So riser must be designed in such a way that the solidification time of riser must be greater than that of casting, greater than that of casting. Okay, so या ऐसे लिख दो, that is solidification time of riser must be more than solidification time of the casting, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन टाइम जो राइजर का होगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ राइजर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ राइजर का स्क्वायर मस्ट बी मोर देन के डैश, क्योंकि मटेरियल सेम है, जो कास्टिंग का मटेरियल होता है वो ही मटेरियल राइजर में ऊपर तक जाता है, तो के डैश दोनों का सेम होगा, ये सुनो, इनटू वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अपॉन सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग। तो यहाँ के डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें एक्चुअली में वी आर अपॉन ए आर मस्ट बी ग्रेटर देन वी सी अपॉन ए सी, ये रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा हमको, एक्चुअली ये रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। द वॉल्यूम एरिया रेशियो ऑफ राइजर मस्ट बी ग्रेटर देन वॉल्यूम एरिया रेशियो ऑफ द कास्टिंग। तो हमारा टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ राइजर कास्टिंग से लार्ज होगा, तो हमारा पर्पस सॉर्ट आउट हो जाएगा। फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ श्रिंकेज को ये कंपनसेट कर पाएगा, लिक्विड मेटल को सप्लाई कर पाएगा, यस और नो।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे नोट करो, एज solidification time for riser, as solidification time for riser is TSR equals to K dash VR by AR का होल स्क्वायर। तो for a given VR, for a given VR, AR must be minimum. AR must be minimum. AR must be minimum to increase the TSR. To increase the TSR. क्या बात हुआ, TSR इक्वल टू क्या है, के डैश इंटू VR बाई AR का स्क्वायर। अभी वॉल्यूम ऑफ राइजर को अगर अपन फिक्स करते हैं तो AR जितना कम होगा TSR उतना ज़्यादा होगा, और TSR इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो TSR को हमें इंक्रीज करना है, तो हमें AR को डिक्रीज करना पड़ेगा, मीन्स सरफेस एरिया ऑफ राइजर को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब फॉर ए गिवन VR मिनिमम AR किस केस में मिलता है, मिनिमम सरफेस एरिया होता है फॉर ए गिवन वॉल्यूम इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तब हम कैसा शेप बनाएं, सिलिंड्रिकल शेप बनाएं, कॉनिकल शेप बनाएं या स्फेरिकल शेप बनाएं। तो हम जानते हैं, सरफेस टेंशन में भी पढ़ा है ये हम लोगों ने, सरफेस टेंशन में पढ़ा है कि नहीं। स्फेरिकल शेप में सरफेस एरिया जो होता है वो मिनिमम होता है फॉर सेम वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर सेम हो तो सरफेस एरिया स्फेरिकल केस में मिनिमम होता है। तो आइडियली राइजर का शेप कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल शेप होना चाहिए। बट उसमें एक प्रॉब्लम आएगी, कैसे आएगी, तो पहले यहाँ पे नोट कर दो। हेंस आइडियली riser should be of spherical shape, but ऐसे लिख दो, shape to have minimum AR, but in spherical shape riser, the maximum volume of liquid metal will be available only near the center, hence it is avoided, rather cylindrical shape risers are generally accepted। ये पॉइंट लिख दो, फिर इसको समझाता हूं। तो यहां पर हमें आइडियल जो शेप मिला राइजर का वो कैसा होना चाहिए भाई, स्फेरिकल शेप होना चाहिए, क्योंकि फॉर ए गिवन वॉल्यूम मिनिमम सरफेस एरिया हमारा स्फेरिकल शेप का मिलता है। ठीक है, तो ये डायग्राम देखो जरा, देख लो पहले। जैसे ये कैविटी है और हमने राइजर जो है वो स्फेरिकल शेप का बना दिया। अब स्फेरिकल शेप का राइजर जो होगा वो लिक्विड मेटल जब प्रोवाइड करेंगे तो वो, अब देखो स्फेरिकल शेप को आप ऐसे नहीं बना सकते ना कि वो लिक्विड मेटल यहाँ भी सप्लाई कर दे, यहाँ भी सप्लाई कर दे। वो तो ओपनिंग आप यहाँ पे ही करोगे।
तो जो लिक्विड मेटल ये सप्लाई करेगा वो सिर्फ सेंटर में करेगा। जो यहाँ पे नीड होगी इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे, तो वो यूनिफॉर्मली पूरे कैविटी में सप्लाई नहीं कर पाता है, ओनली सेंटर में ज़्यादा सप्लाई कर पाता है। तो चांसेस होते हैं कि पता चला ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर अपने फिल नहीं हो पाए, गेटिंग पॉइंट आउट, तो कास्टिंग में डिफेक्ट आ जाएगा। तो होता क्या है कि हम सिलिंड्रिकल राइजर यूज़ करते हैं जनरली, क्योंकि उसका बेस थोड़ा बड़ा होता है, तो वो यहाँ भी मेटल सप्लाई कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, मतलब उसका जो रेंज है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है टू सप्लाई द लिक्विड मेटल कंटिन्यूसली व्हेन श्रिंकेज इज हैपनिंग इन दी कैविटी। बात आई नहीं समझ में? तो आइडियल शेप तो स्फेरिकल है, बट इसको अवॉइड कर दिया गया और जनरली सिलिंड्रिकल शेप जो है राइजर का वो एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो वही अपन अपने सिलेबस में भी है, उसको पढ़ेंगे। बाकी न्यूमेरिकल है जो क्वेश्चन है वो आपको स्फेरिकल शेप का भी पूछ सकता है, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का भी पूछ सकता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप का भी पूछ सकता है, क्यूबिकल शेप का भी पूछ सकता है, वो एक न्यूमेरिकल बनाने की बात है। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो वो सारा कुछ करेंगे, बट ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये डायग्राम बना दो अभी फटाफट, वीडियो को पॉज करो और ये डायग्राम बना दो। बन गया? अभी इसमें एक हेडिंग और लिखो, मेथड्स टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस of riser, methods to increase the performance of riser। ठीक है, तो इसमें नोट करो, फर्स्ट, इंसुलेटिंग मटेरियल अराउंड द राइजर, या अराउंड राइजर लिख दो बस। सेकंड, एक्सोथर्मिक मटेरियल इनसाइड राइजर, ये यूज किया जाता है। कैसे? छोटा सा डायग्राम बना दो यहाँ पे इस तरीके से। ये जो राइजर है, राइजर आपने बनाया, राइजर के आउटर वाले सरफेस पर, इस पर आउटर वाले सरफेस पर कैसा मटेरियल यूज करेंगे? इंसुलेटिंग मटेरियल, जिससे राइजर से हीट डिसिपेट इजीली ना हो पाए। ठीक है, तो उसका सॉलिडिफिकेशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और अंदर की जो लेयर है इनसाइड, वहां पे यूज करेंगे अपन एक्सोथर्मिक मटेरियल, है ना, जो हीट को बाहर की तरफ जाने ना दे। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये डायग्राम बना दो फटाफट। तो राइजर के आउटर साइड पे इंसुलेटिंग मटेरियल और इनर साइड पे एक्सोथर्मिक मटेरियल यूज करते हैं। एक्सोथर्मिक मटेरियल में होता है जैसे कि ग्रेफाइट, या जैसे होता है अपना थर्मिट मिक्सर, ये Fe3O4 और एल्यूमिनियम का मिक्सचर रहता है, लाइक दिस। ठीक है, तीसरा, इन केस ऑफ ब्लाइंड राइजर, हीट ट्रांसफर is due to conduction only, Q कन्वेक्शन 0 होगा। तो एज हीट ट्रांसफर रेट
डिक्रीजेज, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर इंक्रीजेज। तो ब्लाइंड राइजर क्या होता है, हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा डिस्कस किया था। ऊपर जो बना हुआ है वो ओपन राइजर है, दिस इज द ओपन राइजर, है ना। इसका ये अपर साइड ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो इसमें जब लिक्विड मेटल ऐसे फिल होगा यहाँ तक, तो इस सरफेस से क्यू कन्वेक्शन भी होगा और यहाँ साइड से क्यू कंडक्शन भी होगा, ठीक है। तो इसमें क्यू कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों रोल प्ले करते हैं। बट ब्लाइंड राइजर के केस में क्या, देखो अपर पार्ट ये क्लोज है, टॉप ओपनिंग जो है वो क्लोज है, तो यहां से सिर्फ क्यू कंडक्शन निकल सकता है। क्यू कन्वेक्शन क्या होगा इस केस में, जीरो होगा। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, तो हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम इंक्रीज कर जाता है, जो कि अपना ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हम परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है तो सारे राइजर को ब्लाइंड राइजर बना दें, नो। ब्लाइंड राइजर आप स्मॉल कैविटी के केस में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट ओपन राइजर के भी बेनिफिट थे कि आप ऊपर से देख सकते हैं कि कैविटी कितना फिल हुआ है ना। इजीली जो वेपराइजेशन और जो गैसेस होते हैं मेल्ट की वजह से रिएक्शन, वो इजीली एस्केप कर सकते हैं। तो ब्लाइंड राइजर हर जगह यूज नहीं किया जाता है, so it is only a specific benefit of blind riser, got the point। ठीक, चलिए तो अभी हम क्या काम करेंगे, डिफरेंट मेथड्स टू डिजाइन द राइजर उसको देखेंगे। तो राइजर को डिजाइन करने के डिफरेंट मेथड हैं, जैसे एक होता है श्रिंकेज मेथड, एक होता है मॉडुलस मेथड, ठीक है। एक होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक कूलिंग रेशियो मेथड, ठीक है। एक होता है केन्स कर्व मेथड, एक होता है मॉडिफाइड केन्स कर्व मेथड। तो देर आर डिफरेंट मेथड्स टू डिजाइन द राइजर, वो अपन अब वन बाय वन देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको डन कर दो यहाँ तक।